नमस्कार दोस्तों। आज है 28 जून 2024। हम लोग 27 और 28 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि अनानास हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो अनानास में जो होता है ब्रोमेलैन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में सहायता करता है। और ब्रोमेलैन जो है गठिया के जो रोगी रहते हैं उनके लक्षणों को भी कम करता है और सूजन को ये कम करता है। यदि आप दैनिक जीवन में 1 कप अनानास का जूस लेते हैं तो आपकी दैनिक विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है ये पूरा हो जाता है। यदि अनानास में आप अनानास का जूस लेते हैं या अनानास आप खाते हैं तो अनानास में मैग्नीज की जो है प्रचुर मात्रा होती है जो हड्डियों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होती है। अनानास में मौजूद विटामिन सी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है। अनानास में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट साफ और नई त्वचा को बढ़ावा देती है। अनानास में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है जिससे वजन घटने में भी मदद मिलती है। अनानास में 86% पानी की मात्रा के साथ अनानास आपको हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। अनानास में मुक्त कणों से लड़ने की क्षमता होती है जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अनानास में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है जिससे हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। तो इस तरह से आप लोगों को हम बताया कि अनानास का कितना योगदान है और कितना ये महत्वपूर्ण रखता है हम लोगों के लिए, इसलिए अनानास दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 27 जून को ही मनाया जाता है। 6 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। और पहला जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? 27 जून 2017 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जिसे कि वर्ल्ड ड्रग डे कहा जाता है हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 26 जून को मनाया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये 26 जून को क्यों मनाया जाता है। नशीली दवाओं का कारोबार पूरी दुनिया में होता है, आप लोगों को पता है। खास तौर से युवा सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। यही वजह है कि हर साल 26 जून को नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ड्रग डे के दिन लोगों को बताया जाता है कि कैसे ये नशीली दवाएं हमारे समाज को खोखला कर रही है और युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। इसके अलावा नशीली दवाओं के ओवरडोज और इनसे होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में भी वर्ल्ड ड्रग डे के दिन लोगों को जागरूक किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में वर्ल्ड ड्रग डे की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ओम बिरला को चुना गया है। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला है ये किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? ये किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? कोटा राजस्थान क्षेत्र से आते हैं। और नाम आता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यदि पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और ऐसे कितने व्यक्ति रहे हैं जो कि 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो ऐसे 5 व्यक्ति रहे हैं जो कि 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से रहे व्यक्ति हैं। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो रहे हैं, बलराम जाखर रहे हैं, जीएम बाल सी योगी रहे हैं और नए नए जो अभी बने हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, इनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। तेलुगु देशम पार्टी के जीएमसी बाल योगी अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष जो सबसे कम उम्र के बने हैं वो कौन बने हैं, तो जीएमसी बाल योगी बने हैं। के एस हेगड़े अध्यक्ष पद भार ग्रहण करने वाले पहले और एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन है? तो के एस हेगड़े रह चुके हैं। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? तो ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र
अध्यक्ष हैं। और पहली महिला यदि पूछा जाए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली कौन है, तो कौन है? मीरा कुमार है। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली है। तो इस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, उस सभी पर यहाँ पर मैंने आपको हल्का सा बताने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रिक्स गेम्स अभी कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? रूस के कजान शहर में किया गया। रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें प्रथम स्थान किसका रहा, तो प्रथम स्थान किसका रहा? ये रसिया का ही रहा 266 गोल्ड के साथ। 142वां 142 सिल्वर, 101 ब्रॉन्ज और कुल जो है 509 ये मेडल जीते हैं। और दूसरा स्थान किसका रहा? ये बेलारूस का रहा। बेलारूस ने 55 गोल्ड, 85 सिल्वर और 107 ब्रॉन्ज के साथ कुल 207 मेडल जीते हैं। चाइना जो है आपको 20 गोल्ड, 24 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ कुल 62 मेडल जीते हैं। और इंडिया के यदि आप लोगों से स्थान पूछा जाएगा, इंडिया का कौन सा स्थान रहा, तो इंडिया का जो है आठवां आठवें स्थान पर इंडिया रहा। और इंडिया ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 29 मेडल जीते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से बता दिए कि ब्रिक्स गेम में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। तो ये 3 गोल्ड जीते हैं और 6 सिल्वर जीते हैं और 20 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल जो है 29 मेडल जीते हैं। और भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो है 8वां स्थान रहा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान ब्रिक्स गेम में कौन से स्थान पर भारत रहा? तो ये 8वें स्थान पर रहा। और ये किस देश में इसका आयोजन किया गया? तो किस देश में आयोजन किया गया? रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। और प्रथम स्थान किसका रहा? तो प्रथम स्थान आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम स्थान रसिया का ही रहा। तो इस तरह से ब्रिक्स गेम्स से जो भी क्वेश्चन लगभग बन रहे थे, वो आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये किस राज्य में घोषणा किया गया है? मध्य प्रदेश में घोषणा किया गया है। नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ पर जो वर्तमान में राज्यपाल है कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। और हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस राज्य से कितनी कितनी सीटें हैं, किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा की आते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी हम बताते चलेंगे आपको। जो जो नाम आएगा, जिस राज्य का नाम आएगा, उस राज्य का आपको बताते चलेंगे कि यहाँ से कितनी सीटें आती हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो राज्यसभा की यदि हम लोग सीटें देखते हैं, तो राज्यसभा की मध्य प्रदेश से कितने सीटें आती है? 11 सीटें आती है। और लोकसभा की कितने सीटें आती है? तो 29 सीटें लोकसभा की आती है मध्य प्रदेश से। और विधान सभा की कितने सीटें यहाँ पर है? तो विधानसभा में जो है 230 सीटें हैं। और आप लोगों को एक क्वेश्चन जो पूछा गया, किस राज्य ने हर जिले में, देखिए ध्यान से दीजिएगा, तो हर जिले में, तो हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले में ये किया जाएगा, घोषणा जो किया गया है, कितने जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में 55 जिला है। इसका मतलब है कि 55 जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको इसका लाभ मिलता है, तो आप अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। यदि आप करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है और ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। तो आप निःशुल्क वहां पर टेस्ट है, तो आप जाके टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। भारतीय पहलवान ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2024 में है, कहां पर ये आयोजन इसका हो रहा है? इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में हो रहा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक है और 2 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति कौन पदक जीते हैं। तो जो 4 स्वर्ण पदक जीता गया है, ये चारों महिलाएं जीती है। और चारों महिलाओं के नाम हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दीपांशी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये आपको कुश्ती से संबंधित है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए नाम यहाँ पर देखना आवश्यक है। दीपांशी 46 किलोग्राम में गोल्ड जीती है।
मुस्कान जो है 53 किलोग्राम में गोल्ड जीती है, रजनीता जो है 61 किलोग्राम में गोल्ड जीती है और मानसी लाठेर जो है 29 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीती है। इस तरह से जो गोल्ड मेडल जो है आपको चारों महिलाएं जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। रजत में देख लेते हैं कि कौन कौन से रजत जीते हैं। राजा बला जो कि महिलाएं हैं, ये 40 किलोग्राम में रजत जीती है और समर्थ गजानन महाकाव्य जो है पुरुष है और ये 55 किलोग्राम में रजत जीते हैं। तो 2 व्यक्ति रजत जीते हैं, 4 व्यक्ति गोल्ड। और देख लेते हैं कांस्य किसके किसके द्वारा जीता गया है। तो कांस्य जो है 5 व्यक्ति के द्वारा जीता गया है। पहला नाम जो है आकाश का है, आकाश 65 किलोग्राम में जीते हैं, कांस्य जीते हैं। उसके बाद सचिन कुमार जो है 71 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। विकास कच्छप जो है 48 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। तुषार तुकाराम पाटिल जो है 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं और रौनक जो है 110 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराकी यूनिवर्सिटी कोटा माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने क्वालिफाई किया है। ये किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया है। श्रीहरि नटराज और धनिधि देशिंधु के द्वारा क्वालिफाई किया गया। भारतीय तैराकी महासंघ ने ऐलान किया है कि श्री हरि नटराज और 14 वर्षीय धनिधि देशिंधु पेरिस ओलंपिक 2024 में स्विमिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेरिस में जो होने वाले हैं 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नटराज प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। वहीं महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में धनिधि देशिंधु हिस्सा लेंगी। और ये जो हम लोगों के सामने में तस्वीर है, ये धनिधु देशिंधु की तस्वीर है और ये जो तस्वीर है श्रीहरि नटराज की तस्वीर है। और यही दोनों पेरिस ओलंपिक में स्विमिंग में भारतीय की तरफ से आप लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है। ये कहां पर किया गया है। गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है। तो कितना लक्ष्य रखा है। 4.5 करोड़ लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद के सुदूर क्षेत्र से नमूने लेकर धरती पर वापस लौटने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान कौन है। चीन का चांग E6 अंतरिक्ष यान है। हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। चांग E6 को इस वर्ष 3 मई को चांद पर प्रक्षेपित किया गया था। यह 2 जून को चांद के सुदूर क्षेत्र में पहुंचा था और 4 जून को इसके द्वारा चांद की धूल और चट्टानों के नमूनों को एकत्रित करना शुरू किया और इस अभियान को पूरा करने में 53 दिन लगे। चीन के चांग E6 अंतरिक्ष यान मंगलवार को धरती पर वापस आ गया। चांद के जिस क्षेत्र में अभी तक किसी देश ने कदम नहीं रखा, चीन के चांग E6 ने ऐसे क्षेत्र से नमूने एकत्र किए और धरती पर वापस आ गया। यह पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद के सुदूर क्षेत्र से नमूने लेकर धरती पर वापस लौटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये किसके द्वारा संन्यास लिया गया है। डेविड वार्नर के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के लिए अपनी प्रायोजन प्रतिबद्धता किस वर्ष तक बढ़ा दी है। ये किस वर्ष तक बढ़ा दी है। 2036 तक। ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के लिए अपनी प्रायोजन प्रतिबद्धता को 2036 तक बढ़ा दिया है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू में वर्ष 2018 से 2023 तक हॉकी इंडिया को प्रायोजित करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिसे बाद में 2033 तक बढ़ा दिया गया। अब ओडिशा सरकार ने इस प्रतिबद्धता को 3 वर्ष और जोड़ दिए हैं इसमें, जिससे यह जो है वर्ष 2036 तक बढ़ गई है। ये जो खिलाड़ी आप लोगों को सामने में दिखाई पड़ रहे हैं, ये हॉकी इंडिया के खिलाड़ी हैं और इनके टी शर्ट पर आप ध्यान से यदि आप देखते हैं तो सभी के टी शर्ट पर आपको नाम दिखाई पड़ेगा, ओडिशा नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। जबकि ये भारतीय खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद आपको दिखाई पड़ेगा ओडिशा। तो लगेगा कि आपको किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ओडिशा इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि ओडिशा सरकार के द्वारा हॉकी इंडिया को प्रायोजित किया जाता है, इसलिए ओडिशा लिखा हुआ रहता है। और ये जो प्रायोजित है कब तक बढ़ा दिया गया है। 2036 तक ओडिशा सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। प्रायोजित हॉकी इंडिया का ओडिशा सरकार के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे कि नाटो के नाम से जाना जाता है, ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नाटो के 32 सदस्यों ने 26 जून को ब्रुसेल्स बेल्जियम में अपने मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की और उम्मीदवारों की नाम की मंजूरी दी। मार्क रूट नॉर्वे के वर्तमान जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग को 1 अक्टूबर 2014 को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया था। पिछले 10 साल से नाटो के महासचिव रहे जेंस स्टोल्टेनबर्ग की सेवानिवृत्ति के बाद मार्क रूट 1 अक्टूबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नाम आता है नाटो का, तो नाटो के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना होती है। और इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं। और स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य है, जो कि आपको 7 मार्च 2024 को इसमें शामिल हुआ था। और इसका मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं, तो मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय वर्तमान में ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो है लंदन नाटो में हुआ करता था, लेकिन 1967 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया और इसका मुख्यालय वर्तमान में ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये तस्वीर है मार्क रूट की, और इन्हें ही नाटो का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि अपना पदभार अक्टूबर में ग्रहण करेंगे। इस तरह आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उस पर मैंने बातचीत की। और इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।